दोस्तों 1925 में एक डॉक्टर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका एम था हिंदू सोसाइटी को ब्रिटिश आउटस्टीच के अगेंस्ट तैयार करना। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। पिछले लगभग 100 सालों में आरएसएस ने हिंदुस्तान की राजनीति, समाज और पहचान पर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि बिना आरएसएस को समझे आज का भारत समझना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आरएसएस है क्या और कैसे शुरू हुआ? आज के इस वीडियो में हम आरएसएस की पूरी जानकारी देंगे। 1925 के नागपुर से लेकर आज तक इसकी सोच, संगठन, बड़े मूड विवादों से लेकर भारत की सरकार तक का इसका सफर। दोस्तों, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कन बढ़ जाती है। ये समाज के भीतर कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान रखता है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि आरएसएस का मतलब क्या है। सवाल ये है कि आरएसएस क्या है, सामाजिक संगठन है या फिर राजनीतिक? ये सांस्कृतिक तौर पर काम करता है या फिर राजनीतिक तौर पर, या फिर इसका कुछ और ही काम है? साल 1907 ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाए थे। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशवा राम बलराम हेडगेवार भी इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए थे। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त गर्म सोच के नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस आने का न्योता देते हैं, जिनके साथ हेडगेवार भी कांग्रेस में आ जाते हैं। हेडगेवार कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम भी करते हैं, लेकिन 1917 में टर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था। 1920 में ब्रिटिश राज खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम तनाव से नागपुर एक पॉलिटिकल और कल्चरल हब बन गया था। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को खिलाफत के साथ जुड़ाव सही नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस उस समय मुस्लिम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी थी। दोस्तों, हुआ ये था कि टर्की के तख्ता पलट के बाद जो भारतीय मुस्लिम थे वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ने लगे थे और मुस्लिमों को खुश करने के लिए कांग्रेस इस आंदोलन का साथ दे रही थी। इसमें हेडगेवार जी को ये दिक्कत हुई कि जब हमारा देश खुद ही अंग्रेजों से लड़ रहा है, अंग्रेजों का गुलाम है, ऐसे में दूसरे देश में क्या चल रहा है और उसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हमारा फोकस बिगड़ रहा है। इसीलिए हेडगेवार जी कांग्रेस के विचार और राजनीति से दूरी बना लेते हैं। इसके बावजूद डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे। लेकिन इस घटना के बाद हेडगेवार को लगा कि सिर्फ पॉलिटिकल आंदोलन से देश आजाद तो हो सकता है, लेकिन हिंदू समाज की कमजोरी और बिखराव दूर नहीं होगा। तभी वो मन बनाते हैं कि वो एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो हिंदुओं के हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने वाले मात्र 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन 12 से 1200 होने में वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता भी नजर आ रहा था। मगर डॉक्टर हेडगेवार के लिए ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स पैर पसारे खड़ी हुई थी। बताया जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू करते हैं। शाखा में ये योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कुछ ही समय में शाखा में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है और 27 सितंबर 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रखी गई। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में संघ ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। संघ विस्तार के लिए तैयार था, मगर महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार को 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की और उन्होंने बीएचयू परिसर में संघ की ऑफिस खोलने का परमिशन दिए। जिसके बाद डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात माधव राव सदाशिव राव गोलवालकर जी से होती है।
गोलवालकर जी बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसीलिए सब उन्हें गुरु जी के नाम से जानते हैं। लेकिन 1940 में डॉक्टर हटवार की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सर्वसम्मति से आरएसएस की कमान गोलवालकर जी को सौंप दी जाती है, जिनके समय में संघ तेजी से देश भर में फैलता है, जो 1940 से 1970 तक अपने अटक प्रयासों से संघ को आगे लेकर जाते हैं, जिनका उद्देश्य था भारत की सांस्कृतिक और परंपराओं का संरक्षण व संविधान, समाज में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन का विकास। इसके साथ ही नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, सेवा भावना और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना, ताकि दोबारा न कोई हमें बांटकर हम पर राज कर पाए, जिसका आज मूल उद्देश्य व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का सफर है। आज यह स्थिति है कि पूरे देश में 60,000 से ज्यादा ब्रांच, जिसे वो शाखाएं कहते हैं, रोजाना लगती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के खेल कूद, सूर्य नमस्कार, योग, चर्चा, भाषण, कहानी आदि करवाया जाता है। 1925 से 1947 के बीच आरएसएस का रोल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफी डिबेट रहा है, क्योंकि आरएसएस ने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखकर हिंदू संगठन पर फोकस करता रहा है। अब हम बात करते हैं कि आरएसएस कितना बड़ा है। आज की तारीख में संघ के 55 से ज्यादा सहायक संगठन मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी, सेवा भारतीय महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति और विद्या भारती, जिसके अंतर्गत 30,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर पूरे देश में चलते हैं। मजदूरों के लिए भारतीय मजदूर संघ, मुस्लिमों के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, व्यापारियों के लिए लघु उद्योग भारती जैसे कई ढेर सारे संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आरएसएस केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सक्रिय है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पहली शाखा जो भारत के बाहर लगी थी वो 1946 में केन्या के मोम्बासा शहर में लगी थी, और आज अमेरिका के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में संघ की शाखाएं चलती हैं। अब हम बात करते हैं कि आरएसएस अपने जन्म से लेकर आज तक भारत के इतिहास में क्या क्या भूमिका निभाया है। दोस्तों, संघ की स्थापना के बाद संघ के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ढेर सारे काम किए हैं। अब ये राष्ट्रीय हित में किए या इसके पीछे उनका कुछ मकसद है, आइए समझते हैं। देखिए, जब 1925 में संघ बना तो देश गुलाम था, लेकिन संघ के बनने के बाद जो सबसे बड़े इवेंट्स हुए उनमें देश की आजादी और देश का बंटवारा है, क्योंकि संघ देश के बंटवारे के खिलाफ था, क्योंकि जो संघ की आइडियोलॉजी है वो एक सांस्कृतिक अखंड भारत की है। इसीलिए आरएसएस ने अपनी पूरी कोशिश की कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन जब देश का बंटवारा वो रोक नहीं पाए तो वो जो उसमें पीड़ित हुए थे उनकी सेवा और सहायता में लग जाते हैं। इस भयावह बंटवारे में पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए आरएसएस ने 3,000 से ज्यादा शिविर लगाए थे। देश के बंटवारे के साथ ही उस समय दूसरा बड़ा मुद्दा कश्मीर का था, और उसी समय 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस के दूसरे संघ चालक गुरु जी को राजा हरि सिंह से बात करने के लिए भेजे थे। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कश्मीर का भारत में विलय के लिए आरएसएस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, संघ देश का विभाजन तो नहीं रोक पाया, लेकिन देश के जो दूसरे गुलाम क्षेत्र थे उन्हें स्वतंत्र करा के भारत में मिलवाया है। उदाहरण के तौर पर 1954 में दादर नगर हवेली और सिलवासा दोनों जगहों पर आंदोलन करके राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने उन जगहों को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर भारत को सौंपा था। फिर 1955 में ये आंदोलन गोवा तक पहुंच जाता है, जहां जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में गोवा मुक्ति में आरएसएस शामिल हुआ, जहां पर कई राष्ट्रीय सेवकों को 10 साल की जेल जाने की सजा भी मिली थी। इसके बाद एक बड़ी घटना होती है 1962 में भारत चीन युद्ध। ऐसे समय में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सेना को राशन और सप्लाई पहुंचाए, आर्मी रूट्स पर नजर रखे और सैन्य परिवारों को सहायता दिए। इसके बाद से जितने भी युद्ध हुए, चाहे 1965, 1971 या 1999 का, हर एक युद्ध में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनसंघ से बीजेपी तक का सफर। दोस्तों, डायरेक्ट राजनीति से दूर रहने के बावजूद आरएसएस ने 1951 में भारतीय
जनसंघ के फॉर्मेशन में अपना आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन रूल दिया और इंटीग्रल वुमेन्स जैसे कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, आर्टिकल 370 का विरोध, काऊ प्रोटेक्शन, ये सब एजेंडा आरएसएस पर प्रभाव डालता है। इसके बाद भारतीय इतिहास में 1975 की इमरजेंसी बहुत बड़ा इवेंट रही है और इसमें आरएसएस ने जीपी मूवमेंट का काफी समर्थन किया और हर मूवमेंट में उसे सफल बनाने का प्रयास किए थे। इसके बाद आता है 1990 राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसमें आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी मिलकर एक मैसिव रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करते हैं, जो सपोर्टर्स के लिए आंदोलन हिंदू प्राइड और ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष था। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद सभी बड़ी घटनाओं में आरएसएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और बड़ी घटनाएं ही नहीं बल्कि आपदाओं में भी बचाव और राहत का कार्य किया है। चाहे उड़ीसा में आया चक्रवात हो, भोपाल में गैस त्रासदी हो या फिर गुजरात में आया भूकंप हो, ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका में भी बचाव और राहत का सहयोग किए हैं। दोस्तों, ये सारी बात सुनकर तो आपको लग रहा होगा कि आरएसएस एक राष्ट्रीय हित में कार्य करता है। दोस्तों, समय समय पर आरएसएस आलोचकों और विवादों में घिरता रहा है। पहली बार जब 1948 में राथुनाम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दिए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दिया गया था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में